हाँ ठीक, तो अब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक, अब आप लोग ध्यान से सुनना, बात मत करना, आधे घंटे का समय है, इसको भी खत्म कर देंगे। ट्रांसक्रिप्शन इज कंपैरेटिवली इजियर। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में दो प्रोसेस होती हैं। ठीक, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ किसका? अमीनो एसिड। ठीक, इन विच अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। दस प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बॉन्ड से जुड़े? पेप्टाइड। ठीक, तो ये प्रोटीन बनने का मैकेनिज्म है, यानी कि प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड। अमीनो एसिड किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड। अब हम आगे की बात करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ऑन टेम्पलेट ऑफ डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। यहां पर इंफॉर्मेशन देखो, मेरी बात सुनो, जितनी भी इंफॉर्मेशन है कहां स्टोर थी? डीएनए। डीएनए से इंफॉर्मेशन कहां गई? एमआरएनए। एमआरएनए से कहां गई? प्रोटीन। तो यहां पर इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है? यूनिडायरेक्शनल। यहां पर क्या है फ्लो? यूनिडायरेक्शनल। तो इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया? क्रेक। अब आगे की बात करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि एचआईवी वायरस के अंदर हम क्या देखते हैं कि एमआरएनए से क्या बनने लगता है? डीएनए। तो एमआरएनए से डीएनए बनने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को यानी कि उल्टी डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन को खोजा था दो साइंटिस्ट ने, बाल्टीमोर और टेमिन। नाम मत याद रखना, बाल्टीमोर और टेमिन साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, अब मेरी बात सुनो। ठीक, बाल्टीमोर और टेमिन। ठीक, अब इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को एक और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है? टेमिनिज्म। क्या नाम दिया जाता है? टेमिनिज्म। तो कभी भी कहीं क्वेश्चन देखो टेमिनिज्म नाम से, तो उसका मतलब क्या समझोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पर इंफॉर्मेशन कैसी फ्लो हो रही है? बाई डायरेक्शनल। कैसी है? बाई डायरेक्शनल। ठीक, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है? बाई डायरेक्शनल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है कि नहीं? अब हम बात करते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पे हो रहा था कि एक? डीएनए रिप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पे हो रहा था, दोनों पे। ठीक, लेकिन अगर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की बात कर जाएगी तो ट्रांसक्रिप्शन अगर दोनों स्ट्रैंड पे होने लगा, तो मान लो हमारी दो स्ट्रैंड्स थे। ठीक, अब इन दोनों स्ट्रैंड्स पे हमारा क्या बन गया? एमआरएनए। और एमआरएनए एक दूसरे के क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री। मेरी बात समझते रहना, डीएनए रिप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पे होता है, लेकिन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड पे होता है। डीएनए रिप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स पे, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड पे। क्यों? ट्रांसक्रिप्शन इसलिए एक स्ट्रैंड पे होता है, अगर दोनों स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इस वाली चेन से भी हमारा एमआरएनए बनेगा, इस वाली चेन से भी एमआरएनए बनेगा, और दोनों एमआरएनए एक दूसरे से क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। और क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? कि अगर हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक, अगर हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक, अब ये दोनों स्ट्रैंड्स मान लो अलग अलग हुए, ठीक, और इन दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होने के बाद इनके ऊपर एमआरएनए बन गया। इनके ऊपर क्या बन गया? एमआरएनए। तो आगे चल के ये क्या बन जाएंगे? देखना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का डीएनए तो फिर वैसे के वैसे हो जाएगा, और आरएनए भी क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। तो अगर आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो इस पे प्रोटीन नहीं बन पाएगी। अगर आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो इस पे प्रोटीन नहीं बन पाएगी। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर प्रोटीन नहीं बनती। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर प्रोटीन नहीं बनती। ठीक, इसीलिए हमारा ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ कितनी चेन पे होता है? सिंगल। ट्रांसक्रिप्शन कितनी चेन पे है? सिंगल। क्लियर है कि नहीं? तो ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर ऑन सिंगल चेन। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कहाँ नहीं होते हैं? डीएनए के दो ही स्ट्रैंड तो होते हैं। मैं क्या बता रहा हूं कि दोनों स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक,
अब मेरी बात समझना, ठीक। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास डीएनए का बहुत सारा स्ट्रैंड है, बहुत लंबे लंबे डीएनए के स्ट्रैंड्स मौजूद हैं हमारे पास, ठीक। डीएनए के बहुत सारे लंबे लंबे स्ट्रैंड मौजूद है हमारे पास। बहुत बड़ा डीएनए होगा, कितना मीटर लंबा? 2.2 मीटर लंबा। लेकिन अब 2.2 मीटर लंबा डीएनए हर जगह तुझे काम नहीं आएगा। अब हमारे पास मान लो ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, ठीक। 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। अब इस 2.2 मीटर लंबे डीएनए में मान लो मैं कहता हूं मेरे पेट के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन। मान लो हमें पेप्सिन नाम की प्रोटीन बनानी है, तो इस इतने बड़े डीएनए में मान लो पेप्सिन नाम की प्रोटीन बस इतने जीन पर है। मेरी बात समझते हैं ना, कि जो काम होता है वही काम करता है, मतलब जिस चीज की जरूरत होती है वही फ्रेगमेंट काम करता है, बाकी फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं होती। जैसे पेट में कौन सा फ्रेगमेंट काम करेगा? पेप्सिन वाला। लिवर में हो सकता है कोई और फ्रेगमेंट काम करे। हमारे पास बॉडी में हर काम करने के लिए एक सेल के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। मैं कहता हूं कि उंगली में जो सेल है उसके पास भी पूरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे नेक में सेल है सबके अंदर कैसी इंफॉर्मेशन है? सेम, क्योंकि सबके अंदर क्रोमोसोम क्या है? सेम। लेकिन जिसकी जहां जरूरत होती है वही चीज तो एक्सप्रेस करती है। मेरी बात समझना, जिसकी जो चीज जहां जरूरत होती है वही चीज एक्सप्रेस करती है। तो मैं कहता हूं कि हमारे पास डीएनए बहुत लंबा है, लेकिन उसमें से जो जरूरत वाले का पोर्शन क्या होता है? बहुत ही छोटा, और उसी पोर्शन पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक। तो इस ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए अलग अलग जीन की अलग अलग फंक्शन की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपके थायराइड हार्मोन की हो सकती है, वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपकी टेस्टोस्टेरोन की हो सकती है, एस्ट्रोजन की हो सकती है, पेप्सिन की हो सकती है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है। इंफॉर्मेशन कहां स्टोर्ड है? डीएनए में। डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए। आरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन। तो डीएनए के ऊपर हमारा एक फ्रेगमेंट में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, तो उस फ्रेगमेंट को हमें आगे काम करना है, तो उस पूरी यूनिट को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने कंपोनेंट? 3। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने कंपोनेंट? 3। पहला कंपोनेंट क्या? प्रमोटर। पहला कंपोनेंट क्या? प्रमोटर। दूसरा कंपोनेंट स्ट्रक्चरल जीन। तीसरा कंपोनेंट क्या? टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर से काम क्या होगा? शुरू। प्रमोटर से क्या काम होगा? शुरू। टर्मिनेशन पे काम क्या हो जाएगा? खत्म। प्रमोटर से काम क्या होगा? शुरू। ट्रांसक्रिप्शन पे काम खत्म। और मेन काम किस पे होगा? स्ट्रक्चरल जीन। मेन काम किस पे होगा? स्ट्रक्चरल जीन। अब यहां पर कई शब्द हैं, शब्दों का मतलब आप तभी समझ पाएंगे जो आपको पहली लाइन याद होगी तब। एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं? एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं? 5 to 3। तो उनको चेन कौन सी चाहिए? 3 से 5। बस इतनी बात क्लियर कि नहीं? तो एंजाइम किस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं? 5 से 3। तो उनको कौन सा स्ट्रैंड चाहिए? 3 से 5। तो 3 से 5 वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। काम किस पर होता है? 3 से 5। समझते रहना। एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं? तो काम किस पर होगा? 3 से 5। तो 3 से 5 वाली स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। 3 से 5 वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक। अब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? थायमीन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। बाकी चीजें क्या रहेंगी? सेम। ठीक। तो मेरी बात समझते रहना, बातचीत एकदम नहीं, एकदम बिल्कुल भी बातचीत नहीं, सुनते रहो। ठीक। बातचीत करोगे तो सारी अभी अब वहां पे लीडिंग लीडिंग में कंफ्यूज थे, यहां पर किसमें कंफ्यूज हो जाओगे? कोडिंग और नॉन कोडिंग में। तो जब बात सुनोगे तभी बात समझ में आएगी। ठीक। एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं? तो काम किस पे होगा? तो 3 से 5 वाला स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? टेम्पलेट। 3 से 5 वाला टेम्पलेट। 3 से 5 वाला टेम्पलेट। सुनते रहो मेरी बात। ठीक। अब इस पे सीक्वेंस है ATGCC AATTCC जो भी है। ठीक। इसका जो mRNA बनेगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री तो बनेगा कि नहीं? यानी कि इसके अपोजिट बनेगा। मैं क्या बोलूं? इसका जो mRNA बनेगा इस वाले स्ट्रैंड के, जो ये mRNA बनेगा इस वाले स्ट्रैंड के क्या बनेगा? अपोजिट। ठीक। क्या बनेगा? ए की जगह क्या हो जाएगा? यू। ए की जगह क्या होना चाहिए? टी। लेकिन थायमीन की जगह वहां क्या मौजूद होता है? यू। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पक्का? ठीक। मैं क्या कह रहा हूं, जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? mRNA। अगर यहां पर ए है तो यहां पर क्या होना चाहिए था? टी। लेकिन वहां पर टी नहीं होगा। क्यों? क्यों क्या है? आरएनए। यहां पर क्या है? टी। तो वहां पर क्या हो जाएगा? ए। यहां पर जी है तो सी, यहां पर सी है तो जी।
तो ऐसे इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कि नहीं? आप क्या देखते हो? अब आप एक बात समझो कि इस वाले का कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला भी तो होता है, आया नहीं? इस वाले का कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला भी तो होता है। कंफ्यूज मत होना, मैं क्या बता रहा हूं, mRNA जो बना, यही बातें घुमाने का नहीं है, एक बार आराम से समझते रहना। मैं क्या बता रहा हूं, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ए की जगह क्या है? टी, जी की जगह क्या है? सी। अब अगर मैं उसका आरएनए बना रहा हूं तो आरएनए में ए की जगह क्या है? यू, बाकी चीजें क्या है? सेम। ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि इस वाले स्ट्रैंड, देखो हमारा मेन काम कौन सा स्ट्रैंड कर रहा है? ये, इस स्ट्रैंड को मैं क्या बोल रहा हूं? टेम्पलेट। इस स्ट्रैंड को मैं क्या बोल रहा हूं? टेम्पलेट। एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं? तो कौन सा स्ट्रैंड पे काम होगा? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा? 3 से 5। कौन सा स्ट्रैंड वो क्या होगा? टेम्पलेट 3 से 5। अब आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि अब ये वाला यू, इन दोनों का अब देखो एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, ये वाला स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ या नहीं? इस वाले का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? mRNA। और इसी वाले का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? दूसरा वाला। तो आप क्या देखेंगे? आप एक बात क्या देखेंगे कि इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस सेम टू सेम रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, देखो जैसे कि मैं क्या बात करूं, ठीक, जैसे कि मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का भाई हूं और कोई मेरी बहन है, मैं किसी का भाई हूं और कोई मेरी बहन है, तो दोनों आपस में तो बहनें ही होंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं अगर किसी का भाई हूं और कोई मेरी बहन है तो आपस में दोनों क्या होंगी? बहनें। तो उसी प्रकार ये स्ट्रैंड सिंपल सी बात है, समझते रहो, ये स्ट्रैंड अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री है और ये स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? सेम। वो दोनों आपस में क्या रहेंगे? सेम। और बस क्या चेंज हो जाएगा? थाइमीन की जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल। क्योंकि ये क्या है? डीएनए और ये क्या है? आरएनए। तो इतनी कहानी मैं क्यों बताऊं, इस बात समझना, ठीक? एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करता है? एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करता है? 5 से 3। तो हमारा बातचीत नहीं यार, तो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? 3 से 5। जो mRNA बना उसका सीक्वेंस किसके सिमिलर है? 5 से 3। जो mRNA बना उसका सीक्वेंस किससे सिमिलर है? 5 से 3। इसीलिए 5 से 3 वाले को क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। बात समझ में आई नहीं? कि 5 से 3 वाले को कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका सीक्वेंस mRNA के सीक्वेंस के क्या होता है? सिमिलर, एक्सेप्ट थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। क्लियर है कि नहीं? तो आप सवाल पूछता रहे तो बताना, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा? टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 से 5। ठीक, कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग। ठीक, तो आपसे पूछे कोई कि टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? 3 से 5 और कोडिंग स्ट्रैंड 5 से 3। क्लियर है कि नहीं? पक्का? ठीक, तो ये सारी बातें हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने कंपोनेंट? 3, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, देखो प्रमोटर इज द प्लेस जहां पर हमारा प्रमोटर एंजाइम आके बाइंड करता है। प्रमोटर क्या होता है? जहां पर प्रमोटर आके बाइंड करता है। अब प्रमोटर क्या होता है? 2 फैक्टर होते हैं, एक प्रमोशन वाला फैक्टर होता है, एक टर्मिनेशन वाला फैक्टर होता है। तो प्रमोशन वाला फैक्टर आपका होता है सिग्मा। प्रमोशन के लिए क्या आता है? सिग्मा। टर्मिनेशन के लिए क्या आता है? रो। प्रमोशन के लिए क्या आता है? सिग्मा। टर्मिनेशन के लिए क्या आता है? रो। क्लियर? पक्का है कि नहीं? प्रमोशन के लिए कौन सा फैक्टर है? सिग्मा। और टर्मिनेशन के लिए रो। तो अब मेरी बात समझना, प्रमोशन टेक्स प्लेस वेयर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। सवाल है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन से स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा? टेम्पलेट। और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 से 5। ठीक, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड में कहां पर बाइंड करना है? प्रमोटर में कहां पर बाइंड करना है? इसके लिए 2 सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, कहां बाइंड करेगा? प्रमोटर पर। और प्रमोटर में कहां पर बाइंड करेगा? इसको जानने के लिए 2 सीक्वेंस पाए जाते हैं। और 2 सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं? प्रमोटर इज रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और हमारे पास 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं। पहला रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसके लिए? प्रोकैरियोट। दूसरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस यूकैरियोट। प्रमोटर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? TAAT।
TAT उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिब्नोबॉक्स। क्या बोलते हैं? प्रिब्नोबॉक्स। तो प्रोकैरियोट के अंदर, प्रमोटर के अंदर क्या मौजूद होगा? प्रिब्नोबॉक्स। तीनों ट्रिपल पी। प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर, प्रमोटर के अंदर क्या मौजूद है? प्रिब्नोबॉक्स। यूकैरियोट के अंदर, प्रमोटर के अंदर क्या मौजूद है? कॉग्नेस बॉक्स। प्रिब्नोबॉक्स का सीक्वेंस क्या है? TAAT और कॉग्नेस बॉक्स का TATA। टाटा। टाटा किसके अंदर होता है? यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट के टाटा के मालिक कौन है? टाटा के मालिक कौन है? रतन टाटा। तो रतन टाटा कैसे है? यूकैरियोटिक है। समझ रहे? तो टाटा किसके लिए हो जाएगा? यूकैरियोट्स के लिए। ठीक। अब टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेटर फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो मेरी बात समझते रहना। आपने तीन चीजें देखी। आपने देखा प्रमोटर, प्रमोटर के अंदर कंबाइन करेगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आके एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के लिए दो सीक्वेंस है। TAT किसके लिए? प्रोकैरियोट्स के उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? प्रिब्नोबॉक्स। TATA बॉक्स। यूकैरियोट्स क्या बोलते हैं? कॉग्नेस बॉक्स। क्लियर? अब हम आगे की बात करते हैं। प्रमोटर किस साइड पे सिचुएटेड होता है? 3। अब सुनो, अब यहीं पे तो कहानी गड़बड़ हो गई। अब हम किसके रिस्पेक्ट में सारी बात करते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? कोडिंग। अब हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं करेंगे। समझे कि नहीं? तो हमारा अगर 3 से 5 था, ठीक, हमारा अगर जो टेम्पलेट स्टैंड है क्या 3 से 5, तो हमारा जो दूसरा स्टैंड क्या हो जाएगा? 5 से 3। तो जो चीज यहां पर 3 पे सिचुएटेड है, यहां पर क्या होगी? 5। तो अब हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? कोडिंग स्टैंड के। हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? कोडिंग। देखते जाओ भाई, साइंटिस्ट इसीलिए नाम दिया गया ना। काम टेम्पलेट वाले पर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सीक्वेंस किसके सिमिलर है? कोड। तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ठीक, अब मेरी बात समझता है। साइंटिस्ट को भी सिंपल सा रखना चाहिए था यार, ऐसे बॉल काटने की क्या जरूरत थी? ठीक, टेम्पलेट वाले को ले लेते हैं, हमारे लिए भी बातें आसान हो जाती है और आपके लिए भी बातें आसान हो जाती, रिजल्ट सेम आता। ठीक, अब मेरी बात सुनो। प्रमोटर इज सिचुएटेड, प्रमोटर किस साइड सिचुएटेड होता है? 5th एंड ऑफ द कोडिंग, और टर्मिनेटर 3 एंड ऑफ द कोडिंग। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन किसके बीच में प्रेजेंट होती है? प्रमोटर और टर्मिनेटर। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है? किस डायरेक्शन में? कोई भी एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करेगा? 5 से 3। तो हमारा टेम्पलेट स्टैंड क्या हो जाएगा? 3 से 5। कोडिंग स्टैंड क्या हो जाएगा? 5 से 3। नॉन कोडिंग 3 से 5। कल सब जाना, यही सारी चीजें पढ़ना, टेम्पलेट पढ़ना, ठीक, कोडिंग पढ़ना, नॉन कोडिंग पढ़ना, लीडिंग पढ़ना, लैगिंग पढ़ना, कॉन्टिन्यूअस पढ़ना, डिसकॉन्टिन्यूअस पढ़ना। दिमाग में कुछ आ रहा है? 5 3 3 5, तो सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। ठीक, ये सारी बातें, तो वही बात लिखी हुई है कि ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होता है? 5 से 3। तो हमारे टेम्पलेट स्टैंड क्या हो जाएगा? 3 से 5। While its complementary 5 to 3 strand is known as coding strand। 5 से 3 वाले को क्या बोलते हैं? कोडिंग। क्यों कोडिंग बोलते हैं? क्योंकि उसका सीक्वेंस हमारे सीक्वेंस क्या होता है? सेम, एक्सेप्ट थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरिसिल। 10 बार बोल चुका हूं, याद हो जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म पहले प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक, अब प्रोकैरियोट्स में हम क्या देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में? ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल एंजाइम होता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कैसा एंजाइम है? सिंगल। हमारे पास आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए हो चाहे आरआरएनए हो चाहे टीआरएनए हो, प्रोकैरियोट के अंदर अगर आरएनए बनाना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एंजाइम से काम चलेगा? एक। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कितना लगेगा? एक। सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों लिखा? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन किस पे हो रहा है? डीएनए पर। ट्रांसक्रिप्शन किस पे? डीएनए पर। इसीलिए नाम क्या कह देगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पे काम हो रहा है, क्या बन रहा है? आरएनए। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर चाहे एमआरएनए बनाना हो, चाहे टीआरएनए बनाना हो, चाहे आरआरएनए बनाना हो, एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। ठीक, अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या कहा जाता है? कोर एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या कहा जाता है? कोर एंजाइम। और कोर एंजाइम के साथ क्या मिलता है? सिग्मा फैक्टर।
कोर एंजाइम के साथ क्या मिलता है, सिग्मा फैक्टर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कोर एंजाइम किसको बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। क्या बातचीत चल रही है पूजा, उसके पीछे तुम दोनों बड़ी देर से हंसे जा रहे हो, क्या बात है बताओ? शांति से बैठे रहो, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो। अभी पूछ लूंगा बता नहीं पाओगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से तुम चारों लोगों को, शांति से पढ़ लो, ठीक। अब सुनो मेरी बात, ठीक। तो मैं आगे क्या बात बता रहा हूँ, सीक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कोर एंजाइम। और इस कोर एंजाइम के साथ क्या मिल जाता है, सिग्मा फैक्टर, तो क्या बन जाता है, होलो एंजाइम। कोर एंजाइम के साथ मिला क्या, सिग्मा फैक्टर, तो क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, ठीक। अब होलो एंजाइम कहां पर लगेगा, अब हमारा ट्रांसक्रिप्शन करना है तो कितने यूनिट है, 3, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो प्रमोटर पे क्या आके लग जाएगा, होलो एंजाइम। कहां पर आके लगेगा, TAAT, याद आया कि नहीं? ये कौन किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, प्रिब्नोबॉक्स। प्रिब्नोबॉक्स के अंदर रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, TATAAT। समझे कि नहीं, TATAAT, क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा होलो एंजाइम आके कहां लग जाएगा, प्रमोटर के अंदर। प्रमोटर के अंदर कहां, TATAAT, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, प्रिब्नोबॉक्स, ठीक। वहां पर आके हमारा ये होलो एंजाइम लग जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, शुरू। ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी, हमारा क्या बन जाएगा, mRNA। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो, देखो प्रमोटर में आके होलो एंजाइम लगा, होलो एंजाइम लगा, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई। अच्छा मेन काम किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का कि रो का, मेन काम किसका है, आरएनए पॉलीमरेज। रो तो शुरू करवाने आया है ना, तो जैसे ही काम शुरू होगा, जैसे ही काम शुरू होगा, रो फैक्टर का सिग्मा, जैसे ही काम शुरू होगा सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और मेन काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो आप याद रखना कि प्रमोटर के अंदर आके कौन जुड़ता है, आपका होलो एंजाइम। जैसे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, हमारा सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, निकल जाता है, और आगे की सीक्वेंसिंग कौन करता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे आगे बढ़ते रहा, स्ट्रक्चरल जीन पे हमारी पूरी की पूरी क्या सिंथेसाइज हो चुकी, आरएनए। फिर कहां पहुंचेगा, टर्मिनेटर पर। टर्मिनेटर पर कौन आ जाएगा, रो फैक्टर। रो फैक्टर आ जाएगा और अपने साथ कोर एंजाइम को ले जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और हमारा क्या तैयार हो जाएगा, mRNA। कोई दिक्कत, पक्का, कोई डाउट है, हाँ बोलो, रो वाला, ठीक। तो मेरी बात समझते जो कि होलो एंजाइम में क्या है, आपका कोर एंजाइम प्लस सिग्मा, वो आके कहां जुड़ा, प्रमोटर। प्रमोटर में कहां पर, प्रिब्नोबॉक्स। प्रिब्नोबॉक्स में क्या है, TATAAT। जैसे ही वहां पे आके जुड़ा, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई, आपका सिग्मा फैक्टर निकल लिया। कौन निकल लिया, सिग्मा फैक्टर। अब मेन काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ने पूरा काम किया। जैसे ही टर्मिनेटर पर पहुंचा, टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग सीक्वेंस है, हम यहां पर नहीं पढ़ते। जैसे ही वो टर्मिनेटर पर पहुंचा, वहां पर क्या आ जाएगा, आपका रो फैक्टर, और हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, mRNA क्या हो जाएगा, अलग। तो जैसे ही रो फैक्टर आया, हमारा mRNA क्या हो गया, अलग, और रो फैक्टर भी क्या हो जाएगा, अलग, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसी में पड़ा रह जाएगा अगले सीक्वेंसिंग के लिए। समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक। तो ये सारी बातें, वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन uncoiling of DNA occurs, uncoiling of DNA occurs, then RNA polymerase enzyme along with the sigma factor। यानी कि जब हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए क्या हो जाता है, खुल जाता है, और डीएनए के खुलने के बाद उसमें आके क्या जुड़ता है, आपका सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम, और दोनों मिला के क्या कहते हैं, होलो एंजाइम, ठीक। और जैसे ही इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो सिग्मा फैक्टर एक्ट एज इनिशिएटर फैक्टर। वंस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, सिग्मा फैक्टर कहां हो जाएगा, अलग, और मेन काम कौन करेगा, आपका एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कोर एंजाइम। कोर एंजाइम का क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। एट टर्मिनेटर साइट, जैसे ही टर्मिनेशन पर पहुंचा, कौन आ जाएगा, रो फैक्टर। रो फैक्टर एसोसिएटेड विद द कोर एंजाइम टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जिन जिन लोगों ने साइटोप्लाज्म बताया, डीएनए कभी साइटोप्लाज्म पे मौजूद होता है, प्रोकैरियोट का है। तो प्रोकैरियोट में तो हम न्यूक्लियस की बात ही नहीं करेंगे, ठीक।
हम मतलब प्रोकैरियोट में जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, यूकैरियोट की अगर मैं बात करूंगा, तो आप क्या बताओ, न्यूक्लियस, हमारा डीएनए कहां मौजूद है? आरएनए किससे बन रहा है? डीएनए से। तो हमारा एमआरएनए बनने का प्रोसेस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहां हो जाएगा? न्यूक्लियस। यूकैरियोट की बात करता हूं। प्रोकैरियोट में तो सब तो एक खुली जगह है, एक कमरा है, उसी में सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो आप क्या देखोगे? अब देखो प्रोकैरियोटिक की खास बात समझते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक की एक बात आप समझना, प्रोकैरियोटिक की जब मैं बात करूंगा तो उसमें एक बात यह आएगी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी एंजाइम हैं, समझते रहो, प्रोकैरियोट। अब मैं अगर यूकैरियोट की बात करूंगा तो यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो रिप्लिकेशन वाले एंजाइम कहां मौजूद हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन वाले एंजाइम कहां मौजूद हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसलेशन वाले एंजाइम कहां मौजूद हैं? किसके अंदर? साइटोप्लाज्म। समझ में आ रही कि नहीं? रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वाले एंजाइम कहां है? न्यूक्लियस। और ट्रांसलेशन वाले एंजाइम साइटोप्लाज्म। ये किसकी बात कर रहा हूं? यूकैरियोट्स। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूंगा तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसके अंदर चाहे रिप्लिकेशन हो, चाहे उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे उसके अंदर ट्रांसलेशन हो, सारे के सारे एंजाइम कहां है? एक जगह। सारे के सारे एंजाइम कहां है? एक जगह। तो प्रोकैरियोटिक की बातें की जाती है, जैसे कि अब यूकैरियोटिक में क्या होगा? यूकैरियोटिक में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आएगा तब ट्रांसलेशन होगा ना, समझते जाना। यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है आपका? न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया आपका? एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया? एमआरएनए। और ये एमआरएनए आपका जब तक न्यूक्लियस के बाहर नहीं आएगा तब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो उल्टी चीज है, ट्रांसक्रिप्शन वाले एंजाइम भी साइटोप्लाज्म के अंदर है। ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले, ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने से पहले, सुनो मेरी बात, प्रोकैरियोट्स के अंदर सारे के सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के पूरा होने से पहले उसमें क्या शुरू हो जाता है? ट्रांसलेशन। क्या शुरू हो जाता है? ट्रांसलेशन। तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पर लिखिए कि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज सारे के सारे एंजाइम टुगेदर प्रेजेंट होते हैं कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक, अब इतनी बातें क्लियर की नहीं? तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ चलते रहते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर ऐसी कोई बातें नहीं होती। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, एक शब्द आता है पॉलीसिस्टर्निक, एक शब्द आता है मोनोसिस्टर्निक। एक शब्द आता है पॉलीसिस्ट्रोनिक, एक शब्द आता है मोनोसिस्ट्रोनिक। हमारा एक एमआरएनए बना, अगर एक एमआरएनए से एक एंजाइम बने, मैं बोलना एक एमआरएनए से एक एंजाइम बने तो क्या हो जाएगा? मोनोसिस्ट्रोनिक। एक एमआरएनए से एक एंजाइम, मोनोसिस्ट्रोनिक। एक एमआरएनए से बहुत सारे एंजाइम, पॉलीसिस्ट्रोनिक। एक एमआरएनए से एक एंजाइम तो क्या हो जाएगा? मोनोसिस्ट्रोनिक। और एक एमआरएनए से बहुत सारे एंजाइम तो पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा हमारा एमआरएनए बनता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक, तो इन प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए इज प्रेजेंट, whereas in eukaryotes monocystronic mRNA is present। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का मतलब है कि एक एमआरएनए से अलग अलग तरह के एंजाइम बन सकते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है एक एमआरएनए से एक एंजाइम। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब दो तीन शब्द हैं, रिकॉन, म्यूटॉन, और एक है आपका सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, तो जीन की फंक्शनल यूनिट को सिस्ट्रॉन। द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन रेकॉन, यूनिट ऑफ म्यूटेशन म्यूटान। क्या हो जाएगा? म्यूटान। ये नाम याद कर लेना, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, वैसे पूछे नहीं जाएंगे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन क्लियर है कि नहीं? तो ट्रांसक्रिप्शन में कितनी यूनिट्स? 3। ट्रांसक्रिप्शन में कितनी यूनिट्स? 3। कौन कौन सी? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करता है? 5 से 3। टेम्पलेट स्टैंड 3 से 5। नॉन कोडिंग स्टैंड 3 से 5। कोडिंग स्टैंड 5 से 3। कोडिंग स्टैंड को कोडिंग क्यों? क्योंकि उसका सीक्वेंस किसके सिमिलर? एमआरएनए के, एक्सेप्ट थायमीन, रिप्ल्यूरेसिल। क्लियर? अब मेरी बात समझना, हम थायमीन को रिप्लेस, देखो ये डीएनए है तो डीएनए में क्या होगा? थायमीन। एमआरएनए में क्या होगा? यूरेसिल। बात सुन में, तो 5 से 3 वाले का सीक्वेंस एमआरएनए के सीक्वेंस के क्या होता है? सिमिलर, एक्सेप्ट थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल।
ठीक, अब आप आगे की बात करते हैं। तो आगे जब हम क्या देखते हैं इसमें कि थायमिन यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया गया, उसके बाद इसमें देखी जाती है प्रमोटर की। तो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन से दो सीक्वेंस है? दो। प्रोकैरियोट्स में कौन सा बॉक्स? प्रिब्नो। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रिब्नो सीक्वेंस क्या? TAT-AA-T। यूकैरियोट्स के अंदर ऑग्नेस क्या? TA-TA। ठीक, अब हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर ट्रांसक्रिप्शन करना है, चाहे mRNA बनाना, चाहे tRNA बनाना, चाहे rRNA बनाना, कितने एंजाइम? एक। उस एंजाइम का क्या नाम है? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। कितने एंजाइम? एक। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज 1। अब DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज 1 को क्या बोल रहे हैं? कोर एंजाइम। वो किसके साथ मिलता है? सिग्मा। क्या बन जाता है? होलो। होलो एंजाइम किसको रिकॉग्नाइज करता है? प्रमोटर। प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही शुरू होता है क्या निकल जाता है? सिग्मा। पूरा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है तो वहां पर क्या आता है? रो। रो आता है, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है? कंप्लीट। mRNA क्या हो जाता है? अलग। और हमारा DNA क्या हो जाता है? अलग। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब हमारा mRNA हो चुका है अलग। ठीक, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर एक खास बात होती है कि ट्रांसक्रिप्शन के पूरा होने से पहले क्या शुरू हो जाता है? ट्रांसलेशन। क्योंकि सारे एंजाइम कहां मौजूद हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर? मोनोसिस्टोनिक कौन बनाता है? यूकैरियोट। पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब हम बाकी बातें यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन की बातें कल करेंगे। ठीक, मोस्टली चीजें आपको इसमें पता है, बस इसको हमको कल कंप्लीट करना है। फिर जेनेटिक कोड पढ़ाना है। जेनेटिक कोड में भी आपको कुछ चीजें पता है। ठीक, कोई डाउट हो तो बताओ।